कर रहे थे यूटी तो हमें मिला नहीं, और इस यूटी में हमसे हमारे जो जमहूरी निज़ाम है वो ख़त्म किया गया है। हमको ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी में हमको डाला गया है। लाखी लोकानियाँ जो कि हिंदुस्तानी लोकानियाँ भी बननिया चाहिए हैं, उन्होंने नाल लैके सोनू वांगचुक जेडे के बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट ने, इंजीनियर ने बाई प्रोफेशन। उसमें जो लोकतंत्र है वो भी बका रहा है। लेकिन जब यूटी बनाई गई उसके 6 महीने साल भर के अंदर लोगों को पता चला कि जो यूटी हम डिमांड कर रहे थे वो यूटी तो हमें मिला नहीं, और इस यूटी में हमसे हमारे जो जमहूरी निज़ाम है वो ख़त्म किया गया है। हमको ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी में हमको डाला गया है। 370 और 35A के अंदर हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे ज़मीनों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे बच्चों के नौकरियों को ये था, हमारे कल्चर आइडेंटिटी सब कुछ वहाँ तहफ़्फ़ुज़ थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता है कि पिछले 3 सालों से लद्दाख के अवाम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के क़यादत में एहतिजाज कर रहे हैं, और एहतिजाज इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख का अवाम बहुत ही एक अमन पसंद अवाम है। देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ लद्दाख के अवाम ने दी है, ये पूरा देश जानते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। 4 वहाँ जंगे हुए जहाँ पे हमारे जवानों, हमारे जो आर्मी है उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के जो है हमारे अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो पिछले 3 साल से हम लोग एहतिजाज कर रहे हैं 4 पॉइंट एजेंडे को लेके, जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को एक कॉम्प्लेक्स स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि अभी कोई भी वहाँ लोकतंत्र का जो निज़ाम है वहाँ कोई नहीं है, ख़त्म हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है, और लद्दाख के अवाम लद्दाख के चाहते हैं कि वहाँ लद्दाख का डेवलपमेंट, लद्दाख पे लद्दाखी राज करे, लद्दाख में डेवलपमेंट किस तरह वो लद्दाखी तय करें। आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर बाहर से लोग आके, जिनको लद्दाख के बारे में कोई पता नहीं है, वो लोग वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि लद्दाख में क्या करना है। हमारे बच्चे, नौजवान तबके जो 2019 से पहले जो अपने, हालांकि लद्दाख में कोई अमीर लोग वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, फिर भी अपने पेट काट के लद्दाख के अवाम जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और 4-5 साल ये 10, 12, 18, 20 साल ज़ाया करके उन्होंने पढ़ लिख के जब वो आता है, तो 2019 में अचानक ये यूटी बनाया गया। तब से लेके आज तक 5 साल हो गए, कोई भी गेजेटेड पोस्ट, एक पोस्ट का भी वहाँ पर रिक्रूटमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है। PSCs को ख़त्म किया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को, हालांकि वो भी यूटी था, अभी भी यूटी है, उनको PSC ख़त्म नहीं किया, उनको PSC रखा, और उनको PSC के अंदर अभी तकरीबन 4-5 बार वो लोग PSC के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट किया है। लेकिन लद्दाख के जो गेजेटेड एक्सपीरियंस है, बहुत सारे नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो आज फ्रस्ट्रेट का शिकार हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने माँ बाप फैमिली को दाव पे रख के उन्होंने मेहनत करके पढ़ लिख के उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया। आज उनमें से बहुत सारे लोग ओवर एज होने के कगार पे हैं, और बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लद्दाख में कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड भी नहीं है, ना रिक्रूटमेंट अभी तक रूल बनी है। हमारी डिमांड जो 4 पॉइंट एजेंडा में हमने जो डिमांड रखे थे उसमें ये था कि कम से कम लद्दाख को एक अलग कार्डर बने। PSCs अगर वहाँ पे नहीं रह सकता है तो किसी और स्टेट के PSC के साथ करके कम से कम लद्दाख के बच्चों को वहाँ रिक्रूटमेंट कर, तो एहतिजाज कर रहे हैं, और हम उनके साथ खुद को इसमें डाल के जो है एहतिजाज कर रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन को, ना गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं, खुद को परेशानी में डाल के आज तक एहतिजाज कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट का नज़र पड़े और जो इश्यूज़ हम लेके चल रहे हैं। हालांकि पिछले साल हाई पावर कमेटी एक बना के बातचीत का एक सिलसिला चला था, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन आते आते वो बातचीत का सिलसिला रुक गया और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। लेकिन लद्दाख के अवाम को उससे पहले सोनम वांगचुक जी जो आज लेह से अपने लोगों को लेके पैदल चले हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट का नज़र पड़े कि हमारे भी सुनो, हमारे आवाज़ सुनो, हमारे जो खदशात है उसको देखो। लेकिन अभी तक इलेक्शन के बाद भी अभी 3-4 महीना होने को जा रहे हैं, हमारे साथ कोई बातचीत का सिलसिला नहीं हुआ है। तो मैंने होम मिनिस्ट्री से भी मैंने गुजारिश किया है, गवर्नमेंट से भी यही है कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला रुका है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, और जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर जो लद्दाख के अवाम एहतिजाज पे है उन पे बातचीत हो, और कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू हो। अभी तक लद्दाख के अवाम जो है हम उनके साथ अपने आप को परेशानी में डाल के एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर
इसका कोई सुनवाई नहीं हो तो हो सकता है ये जो एहतजाज है ये एक अलग लेवल पे जाए। सर इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये खुद लिखा था कि 6 शेड्यूल में डाला जाएगा। दो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इन्होंने बीजेपी के पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में खासकर जो 6 शेड्यूल का हमारा डिमांड है, 6 शेड्यूल के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड कर रही है। 2 बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला लेकिन अभी तक उसका तो इसका आप रीज़न क्या मानते हैं आप कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इस चीज़ को? क्या ये इतनी वजह है कि कोई इतना टाइम लगता है? वो तो गवर्नमेंट बताएगा, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद हमें ये तवक्का था कि कम से कम पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बने हमें ये तवक्का था कि इस चीज़ पे बातचीत शुरू हो, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं कर रही है। तो हमारी गुजारिश यही है कि हमें उम्मीद भी है कि इन 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर कम से कम बातचीत आप जो यात्रा कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ले से शुरू किया था इन्होंने, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री था पिछले 1 महीने से, तो मैं आ नहीं पाया, तो आज आया हूँ। तो सिंगू बॉर्डर तक तो ये लोग जाएगा, वहाँ से आगे हम लोग परमिशन की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजघाट पे भी जाएं और जंतर मंतर पे जो है अपना प्रोटेस्ट का ये करें। इसके अलावा कौन कौन सी स्टेट में जाके आए हो आप? ले से दिल्ली हमारा ये था, ले से दिल्ली चलो, तो उसके अंदर जितने भी स्टेट आया है, खासकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट में हम लोग चले हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे लद्दाख के आवाम की तरफ से हिमाचल प्रदेश में जो हमारे इन लोगों को सपोर्ट मिला, पंजाब में खासकर जितने गुरुद्वारा ने हमें यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दिया उसके लिए मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिमाचल में भी सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, और हो सकता है कि अगर कहीं सुनवाई ना हो तो आगे देश भर का सपोर्ट मांगने के लिए हमने जाना है, देश भर का, क्योंकि हमने देश के लिए बहुत सर इससे आगे के दिल्ली के लिए आप भी यात्रियों के साथ बिल्कुल कल मैं यात्रियों के साथ थोड़ा चलना है, उसके बाद मैं दिल्ली जाके थोड़ा और प्रोग्राम्स का जी सर, फिर उसके बाद वापस आके फिर जिसके साथ सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पिछले 29 दिन से यात्रा जारी है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से आप वहाँ के सांसद हैं, आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं वहाँ के, तो आपसे केंद्र सरकार ने कोई बात करने की कोशिश की है या ऐसी IB रिपोर्ट के माध्यम से उनको पता है कि लोग पैदल चल रहे हैं? मैंने होम मिनिस्ट्री साहब को मैंने ये भेजा है कि भाई उनके साथ अपॉइंटमेंट हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनसे यही, हम होम सेक्रेटरी से मैं मिला था, उनको भी मैंने बताया कि इस तरह से एहतजाज हो रहा है। अभी तक तो हम उनके साथ हम उनको बरकरार रखते हुए कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं सुनवाई ना हो तो ये एहतजाज कहीं दूसरे ओर भी हम जा सकते हैं। इसलिए और लद्दाख स्ट्रेटेजिकली कितना इसका इम्पोर्टेंट है ये पूरा देश भी जानते हैं और गवर्नमेंट भी जानते हैं। एक तरफ से चाइना बॉर्डर, एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर, बीच में हम लोग, और जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ा हमने हर कस्म की कुर्बानी, चाहे जानी चाहे माली, हर कस्म का कुर्बानी हमने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर कहीं सुनवाई न हो तो हम पूरे देश की आवाम के पास जाएगा और देश के आवाम जो है वो हमें सपोर्ट करेगी। सर सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का कहना है कि वो दिल्ली में यात्रियों को जो है पदयात्री जो शांतिप्रिय तरीके से मार्च कर रहे हैं उनको दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। देखिए हमने अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल हम लॉ के हिसाब से हम बाज़ाब्ता परमिशन उनसे हम मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कल शाम तक जो है कोई ना कोई ये आएगा। कम से कम जंतर मंतर तो ऐसे जगह है जो इन प्रोटेस्ट के लिए जगह वहाँ मुंतखब किया हुआ है, तो वहाँ परमिशन देना तो कोई मेरे ख्याल से कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले कल शाम तक इसका पूरा करेगा, इसका हल निकलने का आपको पूरा उम्मीद है। ਅੱਜ ਵੀ लद्दाख के कंसर्नस ने जो चिंतावां ने लद्दाख ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ लद्दाख ਬਾਰੇ लद्दाखी ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ MP ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਭੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਜੰਮੂ ਵੈਲੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਦਾਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MP ਤੇ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੱਦਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਦਾਬਾ ਹੈ, ਧੌਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਨਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਨਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਲਾਲੂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ